तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं इवोल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की जो रिपीट हो रहे हैं कई सालों से। ठीक है, जनरली ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं है, अपन 7-8 की बात करेंगे जो कि बार बार आ रहे हैं। सबसे पहला क्या है, हु गेव द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी उसका नाम बताओ जिसने पहली बार एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। तो आप सबको पता है एस एल मिलर एंड उनके जो उस्ताद थे, गुरु थे, हारोल्ड यूरे। याद रखना, स्टेनली मिलर एंड हारोल्ड यूरे ने मिलकर क्या किया था, फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था किसके बारे में, केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, मैंने वीडियो इंपॉर्टेंट वाली वीडियो में बताया भी था कि एस एल मिलर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, चाहे एमसीक्यू में आ जाए, चाहे उसका एक्सपेरिमेंट पूछ ले, ठीक है, चाहे उसके कंडीशन पूछ ले, क्लाइमेटिक कंडीशन पूछ ले। तो देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आ भी रखा है, तो इसलिए ये वाला पार्ट अगर अभी तक नहीं पढ़ा, पढ़ लेना आप। ठीक है, देन व्हाट इज पैलेंटोलॉजी, इंपॉर्टेंट है भाई। पैलेंटोलॉजी क्या होता है तो आपको पता ही होगा, द स्टडी ऑफ फॉसिल, या देखो क्या लिखा पड़ा यहाँ पर, द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स, है ना। यानी पैलेंटोलॉजी कुछ और नहीं, आप फॉसिल्स को जो पढ़ते हो ना, किस तरीके से पढ़ते हो, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हो और उसी के साथ साथ साइंटिफिक वे में पढ़ते हो। फिर आप जानते हो फॉसिल को पढ़ने के लिए अपन कार्बन डेटिंग करते हैं, ठीक है, और भी अलग अलग मेथड होते हैं, पोटेशियम डिटेक्ट किया जाता है उसके अंदर। तो उस तरीके से आप फॉसिल को पढ़ते हो, उसे अपन कहते हैं पैलेंटोलॉजी। देन अगला सवाल है, व्हाट इज फाउंडर इफेक्ट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के पेपर में ना पूछा गया था फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है फाउंडर इफेक्ट, देखो क्या लिखा, पहले लिखा हुआ देख लेते क्या लिखा हुआ है, देन समझाऊंगा आपको। समटाइम्स द चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज, the original drifted population become founder and the effect is called founder effect। ठीक है, ये तो लिखने वाली बात है, समझने के लिए समझा देता हूं। मान लो कोई एक पॉपुलेशन एक जगह पे रहती है, ठीक है, कोई एक फिक्स पॉपुलेशन एक फिक्स लोकेशन पे रहती है। अब मान लो वहां से कुछ पॉपुलेशन उठकर एक नई जगह चली गई, एक नई जगह ड्रिफ्ट हो गई या शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो वो जो पॉपुलेशन यहां से उठकर जितने लोग गए हैं ना दूसरी जगह पर, नई जगह पर, उस वाले पॉपुलेशन को अपन कहेंगे, क्या कहेंगे, फाउंडर पॉपुलेशन। ठीक है, अब उसके जो शिफ्ट हुए हैं तो वहां पर उनका अलग इफेक्ट आ रहा होगा, वहां की पॉपुलेशन में ये वाले लोग तो नहीं दिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ये एक पॉपुलेशन है, एक लोकेशन है जहां पर आपके कुछ लोग रहते हैं जो ब्लू कलर के, है ना, समझ लो ब्लू कलर के कुछ लोग हैं, चले होते तो नहीं है, अवतार जैसे लोग तो होते नहीं, ठीक है, और कुछ ग्रीन कलर के लोग हैं, है ना, कुछ ब्लू है कुछ ग्रीन है। मैं कह रहा हूं इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में से उठकर क्या हुआ, यहां से ग्रीन वाले उठकर चले गए, एक नई जगह पर आ गए, है ना, ये आपकी एक नई जगह पर है, ये न्यू लोकेशन है। तो जो ये ग्रीन वाले हैं ना, इन ग्रीन वाली पॉपुलेशन को अपन कहेंगे फाउंडर पॉपुलेशन। एंड इनकी वजह से अब यहाँ पर जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे, कोइटस करेंगे, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, तो क्या यहाँ पर आपको ब्लू वाले दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। ठीक है, दैट्स वाई कि यहाँ पर आपको एक टाइप का इफेक्ट दिखेगा जिसे अपन कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, यानी जो फाउंडर पॉपुलेशन थी उन्होंने जो इफेक्ट शो करा, दैट इज योर फाउंडर इफेक्ट। इनके जीन में कुछ चेंजेस आ गए जिसकी वजह से आपको ये इफेक्ट देखने मिलता है। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू कंसीडर टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, यानी कुकुरबिटा का टेंड्रिल एंड थॉर्न्स ऑफ बोगेनविला एज होमोलोगस स्ट्रक्चर। सिंपल सी भाषा में ये समझो कि जो टेंड्रिल है कुकुरबिटा का और जो थॉर्न है बोगेनविला को, उसको आप किस तरीके से कह सकते हो कि वो होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखो, बोथ ऑफ देम आर स्टेम मॉडिफिकेशन and thus are structurally similar but both have different function, thus they are homologous structure। आपको homologous के बारे में तो पता ही होगा कि जो उनका है ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल पैटर्न जो है बेसिक वो सेम होना चाहिए लेकिन फंक्शन डिफरेंट होना चाहिए, वो आपका होमोलोगस होता है। और एनालोगस में क्या होता है कि आपका है ना फंक्शन सेम होना चाहिए लेकिन स्ट्रक्चर जो होने चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, वो एनालोगस होता है। तो होमोलोगस की अगर बात करो तो टेंड्रिल जो होते हैं, आपको पता है टेंड्रिल क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, टेंड्रिल सपोर्ट करते हैं ताकि चीजें जो है ना ये इनकी स्टेम आगे जाके ग्रो कर पाए। वहीं अगर बात करूं मैं बोगेनविला के थॉर्न्स की, तो जो ये थॉर्न्स है ये प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, दोनों का काम डिफरेंट है लेकिन बने तो दोनों एक ही से हैं। आपको पता ही होगा कि ये एक्साइल वाले से, एक्साइल बर्ड से, मान लो ये लीफ थी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बर्ड होता है, इस बर्ड से ये कंडीशन बनती है, चाहे ये आगे जाके टेंड्रिल बना दे या फिर ये आगे जाकर आपको
एक कांटे की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिले। ठीक है भाई, समझ में आ गया। देन अगला सवाल देखो, अगला सवाल 5 मार्क्स में कह रहा है व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है? मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो में बताया था कि एडेप्टिव रेडिएशन के ऊपर सवाल आ रखा है। गैलापागोस आइलैंड वगैरह, आपके चार्ल्स डार्विन, इन्होंने देखा था डार्विन फिंचेस के बारे में। और जनरली इसके अंदर अपन बात करते हैं मार्सुपियल के बारे में, है ना। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हो गया या प्लेसेंटल मार्सुपियल, इसकी बात होती है। तो कह रहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल वेयर एडेप्टिव रेडिएशन हैज अकर्ड टू रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले होता क्या एडेप्टिव रेडिएशन, वो देखो। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज in a given geographical area starting from a point and radiating to the other area of geography is called the adaptive radiation। क्या कह रहा है कि एक जगह पर एक फिक्स एरिया में क्या हुआ, इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। अब जैसे जैसे इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ तो वो क्या था कि मान लो उस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर वो लोकेशन से चीजें ना अलग शिफ्ट हो गई। एग्जांपल दिया जाता है आपको ऑस्ट्रेलिया का, एक पूरा का पूरा आपका लैंड था, ऑस्ट्रेलिया वहां से अलग हो गया, जिसकी वजह से जो अलग जो है ना पूरी दुनिया में जैसे आपको ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो थोड़े अलग दिखते हैं। ठीक है, वो चीजें ना वहां पे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है और वही चीज आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू द अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है भाई, यानी दोनों के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, होती सेम स्पीसीज है बट ड्यू टू सम रीजन, और रीजन भी हो सकता है आपका ग्रीड ऑफ फूड, खाने की वजह से हो सकता है, रहने की वजह से हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो सकता है, इसकी वजह से दोनों में बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। ठीक है भाई, इसे कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। देन एग्जांपल देखो, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अकर्स इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया इट कैन बी कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, जब एक से ज्यादा आपका जो है इवोल्यूशन हो रहा हो। ठीक है, सॉरी इवोल्यूशन कह रहा हूं, एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा हो, यानी एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन किसी एक फिक्स आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, यानी मैं बोल रहा हूं डिफरेंट या अलग सा जो हैबिटेट होता है उसके अंदर अगर आपको दो से एक से ज्यादा देखने को मिल रहा है ना एडेप्टिव रेडिएशन, तो उसको कहते हैं अपन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपको मैंने बता दिया मार्सुपियल के बारे में, देखो यहाँ पे लिखा होगा सिमिलैरिटी बिटवीन सम इंडिविजुअल मेंबर ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एंड मार्सुपियल मैमल। ठीक है ना, तो इसी का एग्जांपल दिया जाता है, इसको कहा जाता है स्ट्रांगली दैट दे आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और जब एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल अलग होते हैं, प्लेसेंटल मार्सुपियल अलग होते हैं, देखने में दोनों सेम से होते हैं बट वो पूरी तरीके से ना उनका काम फंक्शन अलग हो जाता है थोड़ा। ठीक है, देन 6 क्वेश्चन है आपका। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आर द टू कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दोनों ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन ईच वन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, यानी दोनों क्या करना है, एक्सप्लेन करना है उनके सुटेबल एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जेंट की। अभी बात करी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, देखो व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन isolated area and two or more group of unrelated animal resemble each other for similar mode of life। देखा, यह भी अपन ने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अगर ना समझ में आया तो समझो। मान लो मैं कह रहा हूं कि ये एक कोई लोकेशन है, कोई एक फिक्स लोकेशन है और बाहर से बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज आ रही हैं इसी लोकेशन में। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक जगह है जहां बहुत अच्छी कमाई होती है और अलग अलग मान लो काले गोरे हरे पीले सब जाएंगे और वहां जाके क्या करेंगे, सेम काम ही करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है कन्वर्जेंट में, देखो आप देखोगे आइसोलेटेड एरिया एंड टू और मोर ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स रिजेंबल ईच अदर फॉर सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, यानी एक ही लाइफ को जीने के लिए अलग अलग यानी अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स आएंगे और वहां पर सेम टाइप का काम करके दिखाएंगे। ठीक है ना भाई, तो यही चीज है, ये आपका कन्वर्जेंट है। लेकिन वही अगर बात करें पर वही बात कर ले अगर डाइवर्जेंट की, तो डाइवर्जेंट क्या कहता है, इन सम एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड, यानी जरूरत के हिसाब से जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से जो एनिमल है उनके अंदर कुछ एडेप्टेशन हो जाती है और अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप देखोगे 4 लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन। सबके बेसिक प्लान अगर आप डायग्राम में देखते हो तो सबका ये 4 लिम्ब देखोगे ना, सबके अंदर सेम हड्डियां मिलेंगी, ठीक है, लेकिन उनके अंदर एडेप्टेशन आने की वजह से उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उनका स्ट्रक्चर पैटर्न बदल जाता है। हमारे हाथ का काम अलग है, ठीक है, व्हेल के हाथों का जो 4 लिम्ब का काम है वो अलग होता है, चीता के जो 4 लिम्ब का काम है वो उनको भागने में हेल्प करता है बहुत स्पीड में, ठीक है। वही बैट की बात करें तो बैट के जो 4 लिम्ब है वो उड़ने का काम अच्छा करवाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये होता है आपका डाइवर्जेंट और ये होता है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर है? तो अब इसको आप नोट कर लो, मैं साइड हो रहा हूं, देन अपन बात करेंगे बचे हुए क्वेश्चनों की। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं आपका 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। ये हाउ डू डार्विन एंड डिवरिस, यानी ये वही है ह्यूगो डिवरिस, डिफर इन द व्यू ऑन द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखो मैंने आपको बताया था कि डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी और ह्यूगो डिवरिस के इवोल्यूशन की थ्योरी पे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, 3 मार्क्स में बनते हैं। सामने आपके कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, देखो सबसे पहले डार्विन का बताएंगे कुछ पॉइंट। डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन क्या है, वो ग्रेजुअल है। अकॉर्डिंग टू डार्विन जो आपकी इवोल्यूशन है वो ग्रेजुअल है, यानी स्टेप वाइज है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी हो रहा है, हर चीज एक पैटर्न में है, हर चीज एक स्टेप में चल रही है, ठीक है, ये ऐसा माना था डार्विन का। लेकिन वहीं अगर ह्यूगो डिवरिस की बात करूं तो इनके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन अकर्ड इन सिंगल स्टेप, यानी इनके हिसाब से भाई इवोल्यूशन है ऐसा रैंडम है, ठीक है, रैंडम कहीं भी हो गया, ये मानना है इनका ह्यूगो डिवरिस का, जिसको अपन कहते हैं साल्टेशन। साल्टेशन यानी सिंगल पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलती है, उसे कहते हैं साल्टेशन, ठीक है ना। देन सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं डार्विन कहते हैं वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन अकर थ्रू अ नंबर ऑफ जनरेशन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिएशन। ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन है या वेरिएशन है वो डिपेंडेंट है किस पे नंबर ऑफ जनरेशन पे, ठीक है, और यही चीज रिस्पॉन्सिबल बनती है एक नई चीज के बनने को, और यही चीज रिस्पॉन्सिबल बनती है एक नई चीज के बनने के, ठीक है। इसी को कहते हैं स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी नई स्पीसीज का बनना, और नई स्पीसीज का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ जनरेशन पे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना। वेरिएशन आएगा और नेचर जब सिलेक्ट करेगी तो वही चीज रहेगी जो फिटेस्ट है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। आपका डार्विन का वो टैगलाइन तो याद होगी, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, यानी कि जो अपने आप को वक्त के हिसाब से बदलेगा उसको वक्त बदल नहीं पाएगा, ठीक है। देन बात कर लेते हैं ह्यूगो डिवरिस की। तो ह्यूगो डिवरिस का कहना है सिंगल स्टेप म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन, यानी जो एकदम से होता है ना, एक स्टेप में जो म्यूटेशन होता है वो कारण बनता है स्पेसिएशन का, यानी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एक पॉइंट पर म्यूटेशन हो गया देन वहां से आपको एक नई स्पीसीज देखने को मिलती है, ऐसा ह्यूगो डिवरिस का मानना था। देन डार्विन की थर्ड पॉइंट क्या कहता है, डार्विन्स वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, यानी इनका ऐसा मानना था कि जो इवोल्यूशन थी इनके हिसाब से जो वेरिएशन आ रहे थे वो छोटा था, स्मॉल था, है ना, एंड डायरेक्शनल था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा था। लेकिन ह्यूगो डिवरिस के अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन था, म्यूटेशन जो है वो रैंडम था और डायरेक्शनलेस था, ठीक है, यानी कहीं भी म्यूटेशन हो सकता है ना, रैंडमली सिलेक्ट कर रहा है वो और कोई डायरेक्शन नहीं, कहीं भी जा सकता है वो, ठीक है भाई। ये कहना था इन दोनों महान साइंटिस्टों के बारे में, मतलब इन दोनों महान साइंटिस्टों का, ठीक है। तो ये अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 मार्क्स में पूछा ही जाता है ये, क्या ही पता इस बार भी तुम्हारे पेपर में आपको देखने को मिल जाए। 8th क्वेश्चन की कह रहा है नेम द प्राइमेट्स दैट लिव्ड अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो। यानी देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तो भाई अच्छे से पढ़ लेना, इसके अंदर पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के अंदर है ना आपके ह्यूमन का इवोल्यूशन पूरा हो गया, ह्यूमन का इवोल्यूशन पूरा दे रखा है ऑलमोस्ट। इसके अंदर क्या कह रहा है पहला कि उस प्राइमेट का नाम बताओ जो 15 मिलियन ईयर एगो पाए जाते थे, लिस्ट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, ठीक है पहला। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वेयर वाज द फर्स्ट मैन लाइक एनिमल फाउंड, यानी पहला मैन लाइक एनिमल कहां देखा गया था, कहां पाया गया था। उसी में दूसरा पूछ रहा है राइट द ऑर्डर इन विच नेanderthals, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस अपीयर्ड ऑन अर्थ, स्टेड ब्रेन कैपेसिटी ऑफ ईच वन ऑफ देम, ठीक है, यानी सबके है ना एक एक करके आपको ब्रेन कैपेसिटी भी बतानी है। और उसके बाद लास्ट में बोल रहा है व्हेन डिड मॉडर्न होमो सेपियन अपीयर ऑन दिस प्लेनेट, ये जो नए वाले होमो सेपियन है ना मॉडर्न वाले,
वो अर्थ पर कब आए? तो सबसे पहले सवाल का जवाब देते हैं। देखो, प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपैथिकस एंड रामापैथिकस। ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस जो थे, यही सबसे पहले आए थे और रहा करते थे 15 मिलियन ईयर एगो ये पाए जाते थे। देखो यहाँ पे लिखा पड़ा है, तो ये आपको याद करना है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो दे वर हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्लास एंड चिंपांजी। ठीक है, इनकी जो स्किन थी इसके ऊपर हेयर ज्यादा पाए जाते थे एंड ये चलते थे गोरिल्ला एंड चिंपांजी की तरह। ठीक है, रामापैथिकस वाज मोर मैन लाइक, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि जो रामापैथिकस थे वो ज्यादा मैन की तरह दिखा करते थे और जो ड्रायोपैथिकस थे वो गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह दिखा करते थे। फिर ड्रायोपैथिकस वाज मोर एप लाइक, देखो यहाँ पे लिखा पड़ा है ना, लेकिन दोनों चलते कैसे थे? चलते तो दोनों गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह थे। देन आपका जो ये बी पार्ट में जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर देखो, फर्स्ट मैन लाइक एनिमल वाज फाउंड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। ये आपको याद रखना है, तो मैन लाइक फॉसिल जो पाया गया था पहली बार वो देखा गया था कहां पर? इथियोपिया और तंजानिया के अंदर। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट इज, पहले आपके आए थे होमो हैबिलिस, फिर आया आपका होमो इरेक्टस, देन है आपका नेanderthal मैन। ठीक है, इनकी ब्रेन की कैपेसिटी की बात करूं तो 650 टू 800 सीसी, और होमो इरेक्टस की बात करें तो इनकी ब्रेन की कैपेसिटी 900 सीसी। नेanderthal मैन की जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो थी आपकी 1400 सीसी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो था, व्हेन डिड मॉडर्न होमो सेपियन कब आए थे मतलब अर्थ के ऊपर? तो मॉडर्न होमो सेपियंस अपीयर्ड बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर बैक। ठीक है, यानी 75,000 से लेकर 10,000 के बीच में आपके मॉडर्न होमोसेपियंस आए थे। ठीक है, तो ये थे आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो बार बार आते हैं और जो आने के अभी भी चांसेस है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना, लिख लिख के देख लेना, और जो चीजें मैंने नहीं करवाई इस चैप्टर की, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए और जिस टॉपिक को मैंने बता दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से देख लेना। तो उस वाले पार्ट को एक बार देखकर आप इस चैप्टर की रीडिंग कर लेना कि उसके अंदर मेनली इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ओके, तब तक के लिए अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।